हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रोमन। हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है जिसमें मैं क्लास 12th के लिए नेशनल इनकम का जो हमारा चैप्टर है उसमें नेशनल इनकम फाइंड करना सिखा रही हूँ। इसमें मैं इनके कुछ मेथड्स लिए हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इन मेथड्स के बारे में कुछ जो बेसिक रूल हैं वो समझाए हैं, मेथड्स की थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ गोल्डन रूल हैं वो समझाए हैं। आज इस वीडियो से हम इस मेथड का जो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडिड मेथड उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज कोरोना के टाइम पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें घर बैठे बैठे ही कोचिंग प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको इस मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है स्टडीज़ में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ कमेंट, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो तैयार करके दूँ। आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए वीडियो के बारे में, आपके विचार जानकर मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपका जो भी सोच है मेरी वीडियो के प्रति प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिए। चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड में हमें निकालना होता है जैसे हम हिंदी में मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। ठीक है, ये क्लास बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ मैं इसको ताकि इन दोनों ही बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो वैल्यू एडिड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें लिया जाता है फर्स्टली। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है बच्चों, इसमें हम सेल्स को काउंट करते हैं। सेल्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया है। सेल्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें प्राइस दिया होता है गुड्स का और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल सेल आ जाती है। उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पर रखते हैं। अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो हम उसको वहीं से एज इट इज क्वेश्चन में से उठाते हैं और उसको यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद हम उससे माइनस करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका यूज़ हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। देखिए हम इसकी पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स या कंजप्शन जिसे कहते हैं, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जिस रॉ मटेरियल का यूज़ प्रोडक्शन के समय में किया जाता है उन गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताती हूँ तो मूल्य वृद्धि में से उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर दिया जाता है। जब हम उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बचती है वो होती है हमारी मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडेड। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाता है जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी एट एमपी कहते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टॉप होता है, अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इन वर्ड्स को मैंने यूज़ किया उसका एक्सप्लेनेशन है। उत्पादन का मूल्य क्या होता है? उत्पादन का मूल्य होता है सेल्स। इट्स एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर। सेल जो होती है हमारे पास पूरे साल के अंदर जितनी भी हमने चीज़ें आउटपुट यूज़ की है, सोल्ड किया है, उसको हम सेल्स काउंट करते हैं। अदर केस होता है, कई बार हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हमने जितना प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा बिक जाए, तो कुछ चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं जो सेल आउट नहीं हुई हैं, तो उन्हें हम इस तरीके से लिखते हैं सेल ऑफ आउटपुट को सेल प्लस स्टॉक। स्टॉक बच जाता है अगर हमारे पास, क्योंकि है वो उसी साल का, इसलिए उसको वहाँ पे काउंट किया जाता है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन का मतलब होता है, यहाँ मैंने दिया है चेंज इन का मतलब होता है जो स्टॉक में चेंज आया है। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है। कई बार हमें ये डायरेक्टली गिवन होता है, अदरवाइज हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। हमें ये दो चीज़ें गिवन होंगी, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास चेंज इन स्टॉक आ जाता है। फिर हम सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है जो हमें यहाँ रखना होता है। ओके, तो अब मैंने आपको 3 केसेस बताए। क्या? फर्स्ट, हमें यहाँ तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा। सेकेंड, यहाँ हमें प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होंगी जिसको हम मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं गिवन है तो हमारे पास क्या होगा? सेल्स गिवन होगी और चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हम चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट पर पहुंच सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आपको डायरेक्टली दिया होता है, इसमें हमें कोई नहीं, अगर हमें गिवन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो मध्यवर्ती उपभोग को मैं हिंदी में बता देती हूँ क्या है। इसके अंतर्गत उस कच्चे माल को मूल्य शामिल होता है जिसका उपयोग उत्पादन के दौरान किया गया है। प्रोडक्शन के समय में जो भी रॉ मटेरियल यूज किया गया उसकी जो वैल्यू है उसको हम मध्यवर्ती उपभोग की तरह देखते हैं। अब हमारा फाइनल
जो फॉर्मूला होता है, जो उत्पादन का मूल्य होता है यहाँ पर ये वाला, उत्पादन का मूल्य में प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर, कई बार हमें उत्पादन का मूल्य स्टैंडर्डाइज करके दिया गया होता है, यानी प्राथमिक स्तर का उत्पादन इतना है, द्वितीयक स्तर का उत्पादन इतना है और तृतीयक स्तर का उत्पादन इतना है। इसे कई बार और भी मॉडिफाई कर दिया जाता है, सेल ऑफ ए कंपनी, सेल ऑफ बी कंपनी, सेल ऑफ सी कंपनी करके किया जाता है। तो हमें हर कंपनी का अलग अलग पहले फाउंड आउट करना पड़ता है, टोटल आउटपुट, और फिर उसके बाद हम उसको ऐड करके टोटल यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आते हैं। और क्योंकि हम ये नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, किसी एक कंपनी का इनकम फाइंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो टीम ए है, बी है या सी है। ठीक है, हाँ, जब मैं इसके आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगी तब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको माइनस कर लेते हैं तब हम पहुंचते हैं जीडीपी एट एमपी पर। और जीडीपी एट एमपी जो होती है घरेलू आय होती है, इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है इसको। इससे नेशनल इनकम पे जाने के लिए जो तरीका है वो मैंने इसे पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जांपल्स आपको करवाऊंगी ताकि आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ऐसे ओरली अगर आप समझते हैं तो आपको शायद इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा जितना कि आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। थैंक यू।